फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं और डीएनए टेस्ट भी बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो दी गई वो सर एलेक्स जेफरे के द्वारा की गई। सर एलेक्स जेफरे ही कंसिडर किए गए फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भारत के ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिंगरप्रिंटिंग को भारत में बहुत अच्छे से डेवलप किया। वो थे प्रोफेसर लालजी सिंह एंड प्रोफेसर वीके कश्यप। तो ये तीनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक तो सर एलेक्स जेफरे जिनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर कहा गया। दूसरे दो इंडिया के प्रोफेसर लालजी सिंह एंड प्रोफेसर वीके कश्यप। एक इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में सिचुएटेड है जिसका नाम है CDFD। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, CDFD का फुल फॉर्म क्या है? तो CDFD का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक डायग्नोसिस। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो CDFD आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमको पता है जो टोटल डीएनए, मान लो ये टोटल डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। अब ये मान लिया टोटल डीएनए है। ये क्या है? टोटल डीएनए। टोटल डीएनए। अब ये टोटल डीएनए जो है उसका 99.9% हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। 99.9% हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब नरेंद्र मोदी में भी ये सेम होगा या फिर सचिन तेंदुलकर में भी सेम होगा। मतलब ये हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है, भले कोई भी इंडिविजुअल हो, ये 99.9% हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है 0.1% में। ये जो 0.1% है ये हर एक इंडिविजुअल में डिफर करता है। तो यही हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है, 0.1% के ऊपर। इसीलिए एनसीईआरटी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि 0.1% में कितने बेस पेयर होंगे। तो हम निकाल सकते हैं, हमको पता है टोटल कितने, 10 to the power 9 बेस पेयर। डिफरेंस कितना है? 0.1%। तो क्या करेंगे हम? 3 into 10 to the power 9 into 0.1 upon 100। तो टोटल बेस पेयर जो चेंज हो रहे हैं वो आ जाएंगे 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर ये रहा, 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर। गो। तो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है कि 99.9% हर एक इंडिविजुअल में डीएनए सेम होता है, जबकि 0.1% डिफर करता है। और उसकी वैल्यू कितनी आई? 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर। अब हमको क्या समझना है कि ये नॉन कोडिंग क्या है, कोडिंग क्या है, सैटेलाइट क्या है, तो रिपीटेटिव क्या है। तो आज हमको समझना है ये सब चीजें, और इसमें पूरा समझ में आना चाहिए कि रिपीटेटिव क्या है, नॉन रिपीटेटिव क्या है। तो हमने देखा, मान लिया ये हमारा क्या है, पूरा डीएनए, मतलब टोटल डीएनए कितना है? इतना। तो डीएनए में दो पार्ट होते हैं, मतलब डीएनए टोटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए वो डीएनए होता है, कोडिंग डीएनए वो डीएनए होता है जो कोड करता है किसको? प्रोटीन को। कोड करता है प्रोटीन को। मतलब तो इसका मतलब है कि वो डीएनए जो आरएनए बना है, वो डीएनए जो आरएनए बना है, और वही आरएनए प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करे, उसी को हमने क्या बोला? कोडिंग डीएनए। मतलब जो कोड करता हो उसको क्या बोला हमने? कोडिंग डीएनए। तो यहां पर लिख देता हूं कोडिंग डीएनए। कोडिंग, इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखी है, लेस देन 2% जो है वो कोडिंग होता है, लेस देन 2% कोडिंग होता है। तो कोडिंग की एनसीईआरटी में वैल्यू कितनी दे रखी है? लेस देन 2%। अब बचा, मतलब मान लिया ये पूरा डीएनए 100% में से 2% क्या हो गया? कोडिंग। तो बाकी बचा 98% क्या है? वो नॉन कोडिंग होगा। तो बाकी बचा क्या है? नॉन कोडिंग। अब ये नॉन कोडिंग की क्या पिक्चर है? तो नॉन कोडिंग में हमको दो चीज समझना है, एक तो रिपीटेटिव, एक होता है रिपीटेटिव और एक होता है नॉन रिपीटेटिव। नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव। अब हमको फोकस किस पे करना है? मेनली रिपीटेटिव के ऊपर।
क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमको इसी का यूज करना है। तो नॉन कोडिंग में जो दो पोर्शन है, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव क्या होते हैं? मान लो ये नॉन कोडिंग का पोर्शन है, तो रिपीटेटिव क्या होते हैं? मान लो ए जी सी टी, ए जी सी टी, ए जी सी टी, ये क्या है? तो फिर ए जी सी टी, ए जी सी टी, ए जी सी टी। हमको ये समझना है कि ये जो रिपीटेटिव है वो इनके नंबर बार बार रिपीट करते हैं। मान लो ए जी सी टी है, ये यहाँ पे भी ए जी सी टी है, यहाँ तो यही सीक्वेंसेस कौन से? ए जी सी टी, ए जी सी टी, ए जी सी टी, ये क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। इन्हीं को बोला जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। इनको छोड़ के, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को छोड़ के बाकी बचा हुआ नॉन कोडिंग पोर्शन क्या कहलाता है? नॉन रिपीटेटिव। तो ये रिपीटेटिव क्या है? मान लो ए जी सी टी, ए जी सी टी, ये क्या हुआ? रिपीट हो रहा है। तो इसी को क्या बोला अपन ने? रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। और ये क्या होता है? इनएक्टिव डीएनए बोला जाता है। इनएक्टिव डीएनए क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। नो इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, फॉर प्रोटीन। क्योंकि हमने देखा था, हमने क्या देखा? कोडिंग अलग है। कोडिंग जो आरएनए बनाए और प्रोटीन को कोड करे, वो कितना था? लेस देन 2%। नॉन कोडिंग में 2%, रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव इनएक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए, मतलब कैरेक्टर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या समझना है कि अब हमको ये समझना है कि सैटेलाइट डीएनए क्या है। तो ये सैटेलाइट डीएनए हमने समझ लिया, रिपीटेटिव क्या है, नॉन रिपीटेटिव क्या है, कोडिंग क्या है और नॉन कोडिंग क्या है। तो ये सैटेलाइट डीएनए क्या है? तो जो ये एजीसीटी, एजीसीटी, एजीसीटी बार बार रिपीट कर रहा है, इन्हीं को हमने क्या बोला? सैटेलाइट डीएनए। ध्यान रखना है, सैटेलाइट डीएनए क्या? नॉन कोडिंग का रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को ही सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। और यही सैटेलाइट डीएनए है बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। देखो क्या है सैटेलाइट डीएनए? अभी हमको क्या देखना है? कोडिंग लेस देन 2%, जो आरएनए बनाए और आरएनए से प्रोटीन को बनाते हैं, वो होता है कोडिंग। 98% क्या हो गया? नॉन कोडिंग। उसमें दो टाइप के सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव में क्या देखना है? मान लो एजीसीटी, एजीसीटी, एजीसीटी बार बार कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो उसको ही सिंपली हमने बोला रिपीटेटिव डीएनए। अब रिपीटेटिव डीएनए को इनएक्टिव क्यों बोला? क्योंकि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। अब इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को हमने क्या बोला? सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए का कॉन्सेप्ट क्या है? रिपीटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए दैट डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। और यही हमारा क्या है? बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, बेसिस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए क्या है? अब हमको देखना है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, हमको समझना है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा। मान लो ये टोटल डीएनए, पूरा डीएनए है, इसको हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो ये क्या होगा? डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में आएगा। मान लो ये एक पेज बन गया, ये एक पेज बन गया, ये एक पेज बन गया। तो जब हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये डीएनए को अलग अलग किया, तो हमको एक ग्राफ मिला। वो ग्राफ जो मिला उसमें एक मेजर पीक फॉर्म हुआ और एक माइनर पीक फॉर्म हुआ। मेजर पीक एंड माइनर पीक। अब ये मेजर पीक और माइनर पीक का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मेजर पीक हमको जो आया वो है नॉर्मल जीनोमिक डीएनए। नॉर्मल जीनोमिक डीएनए जो आया वो हमारा क्या था? नॉर्मल जीनोमिक डीएनए जो था वो क्या था? मेजर पीक। मतलब हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से नॉर्मल जीनोमिक डीएनए को अलग कर लिया। तो ये नॉर्मल जीनोमिक डीएनए क्या है? तो ये नॉर्मल जीनोमिक डीएनए जो है वो है कोडिंग
कोडिंग डीएनए जो हमने बोला था कि लेस देन 2% है, प्लस नॉन कोडिंग नॉन रिपीटेटिव, मतलब ये दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, मेजर पीक। किसकी मदद से? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब हमको समझना है कि माइनर पीक का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने पढ़ा था कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जो डीएनए रिपीट करे। कौन सा डीएनए? नॉन कोडिंग का वो पार्ट जो रिपीट करे। तो माइनर पीक किसने बनाया? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए का मतलब जो रिपीट कर रहा हो, नॉन कोडिंग का वो पार्ट जो रिपीट कर रहा हो, दैट इज माइनर पीक। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हमने ये बताया कि मान लो ये क्या है, डेंसिटी में सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब डेंसिटी में सबसे कम है तो ये सबसे ऊपर है, इसलिए हमने इसको क्या, इसीलिए इसने क्या बनाया, माइनर पीक। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है जो बहुत कम समझ में आती है कि रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका क्या मतलब हुआ, हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ पे हमको मेजर पीक मिला और माइनर पीक मिला, माइनर पीक और मेजर पीक। तो मेजर पीक किसने बनाया? नॉर्मल जीनोमिक डीएनए, जिसमें नॉर्मल जीनोमिक डीएनए क्या है, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में भी कौन सा, नॉन रिपीटेटिव, जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं, नॉन कोडिंग में दो पार्ट, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। और हमको जो ये माइनर पीक मिला वो क्या है, सैटेलाइट डीएनए, जो कि रिपीट कर रहा है। तो एनसीईआरटी की लाइन में एक लिखा है कि मेजर पीक फॉर्म बाय नॉर्मल जीनोमिक डीएनए व्हाइल माइनर पीक इज फॉर्म बाय सैटेलाइट डीएनए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हमको दो पीक्स मिले, मेजर पीक इज फॉर्म बाय जीनोमिक डीएनए दैट इज नॉन कोडिंग नॉन रिपीटेटिव डीएनए प्लस कोडिंग डीएनए। दूसरी चीज हमने देखा माइनर पीक, माइनर पीक किसने बनाया, सैटेलाइट डीएनए। तो अब हमको समझना है सैटेलाइट डीएनए के बारे में। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जो कोड नहीं करता किसी भी प्रोटीन के लिए। अब ये सैटेलाइट डीएनए को तीन ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है। तीन ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट वन इज बेस कंपोजिशन। हमको ये देखना है या तो 80 रीच होना चाहिए या जीसी रीच होना चाहिए, उस हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज लेंथ ऑफ सेगमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरी चीज नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है याद करने के लिए कि सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन को हमने क्या बोला, सैटेलाइट डीएनए का फर्स्ट है मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। तो मिनी पे हमको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पूरा डीएनए, क्योंकि इसी को क्या बोला जाता है, VNTR भी बोला जाता है, VNTR। अब हमको सैटेलाइट जो होता है सिंपली SSR होता है। SSR का मतलब हो गया सिंपल सीक्वेंस रिपीट, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स का मतलब ये है कि मान लो कोई बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं, मान लो हमने माना 80 80 80, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन इनमें बेस जो रिपीट कर रहे हैं उनका नंबर कितना है, 2, मतलब ये सिंपल रिपीट कर रहे हैं। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया, माइक्रो कैटेगरी में रखा गया। तो माइक्रो कैटेगरी में 1 to 6 बेस पेयर का रिपीट होता है। तो हमको सिर्फ माइक्रो में ये याद रखना है, जैसा सिंपली SSR का मतलब हो गया सिंपल सीक्वेंस रिपीट। कितने बेसिस रिपीट करते हैं, 1 to 6 बेस पेयर रिपीट करते हैं। अब हम बात करेंगे मिनी सैटेलाइट की। मिनी सैटेलाइट को और क्या बोला जाता है, VNTR। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि VNTR होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट।
टेंडम रिपीट्स। जैसा कि हमने देखा टेंडम रिपीट, जैसे कि हमने माइक्रोसैटेलाइट में देखा कि बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं। कितने बेस पेयर बेस रिपीट हो रहे हैं? 1 to 6 बेस पेयर। ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब हमको क्या देखना है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो जैसे कि माइक्रोसैटेलाइट का साइज रिपीट है 1 to 6 बेस पेयर, वैसे ही मिनी सैटेलाइट का जो रिपीट है वो है 11 to 60 बेस पेयर का। 11 to 60 बेस पेयर मिनी सैटेलाइट रिपीट करते हैं। इनका साइज भी एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है 0.1 to 20 केबी इनकी वैल्यू होती है। मतलब मिनी सैटेलाइट का साइज जो है वो एनसीईआरटी में है 0.1 to 20 केबी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने देखा साइज देख लिया, हमने देख लिया कितने बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं। अब हमको समझना है कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट क्या होता है। देखो अब हमने देखा वीएनटीआर जो है वो किसका पार्ट है? मिनी सैटेलाइट का। तो हमको देखना है कि वीएनटीआर होता क्या है। जैसे कि हमने इसका फुल फॉर्म देखा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो टेंडम का मतलब क्या होता है? टेंडम का मतलब होता है कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि मान लो एजीसीटी 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 ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए हमने बोला टेंडम कंटिन्यूअस। वेरिएबल नंबर ऑफ, तो वीएनटीआर का मतलब क्या है वो समझना है। जैसे एजीसीटी 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 सब में होगा, ये सब में रिपीट करेगा, लेकिन इनके नंबर वेरी करते हैं। मान लो पर्सन 1 है, ये हमने मान लिया पर्सन 1 और ये हमने मान लिया पर्सन 2। तो इसमें जो 0.1% का डिफरेंस है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है वो कहां पे आ रहा है? तो वो हमको ऐसे देखना है कि एजीसीटी 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 ये रिपीट इसमें भी है और ये रिपीट पर्सन 2 में भी है। तो इसमें कर रहा है मान लो ये 40 बेस का रिपीट हो रहा है, ये भी 40 का, ये भी 40 का, ये भी 40 का। तो 40 करके टोटल बेस रिपीट जो हो गए वो 200 बेस का रिपीट हो गया। 200 बेस का रिपीट हो गया। और जब पर्सन 2 की बात करेंगे, जब पर्सन 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर माने 40 प्लस 40 प्लस 40 तो ये क्या हो गया? 120। तो 120 बेस का यहाँ पे क्या हो गया? 120 बेस का ये रिपीट हो गया। तो डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस है यहाँ पर 200 बेस पेयर का रिपीट है और यहाँ पर क्या है? 120 बेस का रिपीट है। तो रिपीट सब में सेम है। मान लो पर्सन 1 में भी एजीसीटी 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 है, पर्सन 2 में भी एजीसीटी है, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है दोनों में कि यहाँ पर 200 बेस का रिपीट है, यहाँ 120 बेस का रिपीट है। यहाँ 5 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है। ये डिफरेंस होता है। मतलब इसी के बेसिस पे हमने नाम दिया गया वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस रिपीट्स। मतलब इनका नंबर वेरी करेगा। अब हमको एक चीज और एक्स्ट्रा में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि एट द एंड ऑफ वीएनटीआर, एट द एंड ऑफ वीएनटीआर देयर इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बस इतना याद रखना है एक्स्ट्रा में कि एट द एंड ऑफ VNTR we have a special palindromic sequences, palindromic sequences। तो हमने समझ लिया VNTR। तो VNTR में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए VNTR क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है VNTR के लिए कि ये जो नंबर चेंज हो रहा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफर करता है। मतलब मान लो ये पर्सन 1 है, ये पर्सन है कोई, और इसमें क्रोमोसोम है, तो क्या ये भी वेरी करेंगे दोनों? तो हाँ, ये भी वेरी करेंगे, क्योंकि एक आ रहा है मदर से और एक आ रहा है फादर से। तो हमको क्या समझना है कि एक इंडिविजुअल के होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 की दूसरी कॉपी है, ये हो गए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। एक आ रहा है मदर से, एक आ रहा है फादर से। तो मदर और फादर के दोनों के क्रोमोसोम जब आए तो उसके कारण डिफरेंस हुआ। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वीएनटीआर वेरी इन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। मतलब मोनोजाइगोटिक को छोड़ के वीएनटीआर सब में वेरी करता है।
लास्ट चीज जो है प्रोसीजर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग। प्रोसीजर में हमको ये समझना है कि सबसे पहले तो हमको डीएनए लेना पड़ेगा। तो डीएनए के लिए हमको सैंपल कोई भी हो सकता है, सैंपल चाहे ब्लड हो, स्किन हो, हेयर हो, कुछ भी आपको कुछ भी सैंपल के रूप में लेना है जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो। उसके बाद में हमको क्या है, उस सेल को बाहर निकालना है, मतलब सेल आइसोलेट करना है। सेल आइसोलेट करने के बाद में हमको मतलब सेल की मेम्ब्रेन तोड़ के डीएनए को बाहर निकालना है। तो मान लो हमने डीएनए ये आइसोलेट कर लिया इस सेल में से, ये सेल में से हमने ये वाला डीएनए बाहर निकाल लिया, तो डीएनए आइसोलेटेड। अब आपको एक चीज समझना है कि अगर डीएनए की क्वांटिटी लेस हो, मतलब कम हो, अगर डीएनए आपने जो लिया है कंटेंट में कम हो, तो आप पीसीआर की मदद से उसको बढ़वा सकते हो, लेकिन ये कोई नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ही आप इसका यूज करें। तो नीट में एक बार क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी इन फिंगरप्रिंटिंग। सो पीसीआर एक ऐसी प्रोसेस है जो नेसेसरी नहीं है। आपके पास अगर डीएनए का कंटेंट बड़ा है तो आप पीसीआर का यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद में हमको डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको काटना है, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट काटना है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट काट लिए। अब हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से लेंथ वाइज सेपरेट करेंगे। हमने लेंथ वाइज सेपरेट को किया जो कट पोर्शन थे डीएनए को। तो हमको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ जो होता है डीएनए का सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होता है, जबकि पॉजिटिव की तरफ डीएनए का स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि नेगेटिव की तरफ लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट एंड पॉजिटिव की तरफ स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमने सेपरेट कर लिया लेंथ वाइज विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमको क्या करना है, अल्कलाइन मीडियम में इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट को प्लेस करना है जिससे डीनेचुरेशन हो सके, मतलब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो। इसलिए हमने इसको अल्कलाइन मीडियम में रखा जिससे डीनेचुरेशन हो जाए। अब ये डीनेचुरेशन के बाद में हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रख के इसके ऊपर वेट रख देना है, जिससे जो भी डीएनए का कंटेंट है वो किसके पास आ जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आ जाएगा या नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। इसी को बोला जाता है ब्लॉटिंग, मतलब डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट से ट्रांसफर करना है किस पे, ब्लॉटिंग पेपर पे या नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे। दिस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। दिस इज फॉर डीएनए, सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए। ये ध्यान रखना है, डीएनए के लिए होती है सदर्न ब्लॉटिंग। अब ये ब्लॉटिंग पेपर, मान लो ये नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे डीएनए आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोब को। अब हम यूज करेंगे प्रोब को। प्रोब क्या करता है, प्रोब के बारे में दो लाइनें याद रखना है कि ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ रेडियो एक्टिविटी, मतलब इसके ऊपर इसके पास होती है रेडियो एक्टिविटी। दूसरी चीज ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वीएनटीआर होता है। इसका क्या मतलब है, मान लो ये पूरा डीएनए है जो आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें वीएनटीआर वाला पोर्शन कौन सा है। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोब का। क्यों, क्योंकि प्रोब जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वीएनटीआर होता है, मतलब वीएनटीआर जहां पे भी प्रेजेंट होगा प्रोब उसके पास जाके जुड़ जाएगा। मान लो ये वीएनटीआर का पोर्शन है तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जिससे हमको वीएनटीआर की पोजीशन पता चल जाएगी और हम उस वीएनटीआर को एक्सरे फिल्म पे उतार लेंगे, जिसको हमने क्या बोला, ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमने क्या समझा, प्रोसीजर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल कुछ भी हो सकता है, ब्लड, स्किन, हेयर, सलाइवा, कुछ भी हम ले सकते हैं। फिर हमने उस सेल को आइसोलेट करा, उस सेल में से हमने फिर डीएनए को आइसोलेट करा, क्योंकि हमको काम क्या है, डीएनए का। तो हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अगर पीसीआर की जरूरत है तो हम पीसीआर काम में लेंगे, नहीं तो नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमने लेंथ वाइज सेपरेट कर लिया डीएनए को।
हमको पता चला नेगेटिव की तरफ सबसे बड़ा फ्रेगमेंट आया डीएनए का और स्मॉलेस्ट आया पॉजिटिव की तरफ। फिर हमने डीनेचुरेशन करवाया अल्कलाइन मीडियम में, फिर उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर या नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन रख के हमने डीएनए को ट्रांसफर कर लिया, दैट इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। इस प्लेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट से नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करा डीएनए को। फिर हमने क्या करा, प्रोब से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का प्रोब से वीएनटीआर का पता लगाया और उस वीएनटीआर को एक्सरे फिल्म पे उतार दिया, दैट इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमने आज ये प्रोसीजर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग समझ लिया है।